हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ फिजिक्स के लेसन नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे, जिनमें अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज स्पेयर हैविंग द चार्जेज ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। फर्स्ट पॉइंट 1.1 का जो आंसर क्या होगा, देखो दो चार्जेज हैं, एक तो हमारे पास में 2 × 10⁻⁷ कूलम और सेकंड जो है वो है 3 × 10⁻⁷ कूलम। दोनों जो पॉइंट चार्जेज हैं वो एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब दोनों के बीच में एयर है, इस पोजीशन में दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो कूलम अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स के अकॉर्डिंग दोनों का नेचर सेम है, तो रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा। और फोर्स की वैल्यू क्या होगी कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, F = कि Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। तो F = K की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷ अपॉन R हमारे पास में डिस्टेंस है ना 30 सेंटीमीटर। देखो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो इसको ऐसे पुट कर सकते हैं हम लोग 30 × 10⁻⁻² R² का स्क्वायर कर दो, ठीक है। सो F = आगे इसको सोल्व कर लो। देखो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 9 × 2 × 7, 10 की पावर को आप एक जगह ले लीजिए। देखो 10 की पावर प्लस का 9 और 10 की पावर 7 और 7 माइनस का 14, ठीक है। तो 10 की पावर प्लस का 9 × 10 की पावर माइनस का 14, ठीक है। आप इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 3 3 × 9 और ये 10 की पावर प्लस का 2 और 10 की पावर माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 10 की पावर माइनस के 4 से 10 की पावर माइनस का 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 10 की पावर माइनस का 10 रहेगा। यहाँ 10 की पावर 2 से या 10 की पावर 2 कैंसिल आउट रहेगी, यहाँ 7 रह जाएगी, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल जो हमारे पास में आंसर है, फर्स्ट का जो फाइनल जो आंसर होगा हमारे पास में, ये हमारा 3 है, ठीक है। तो 3 × 2 = 6, तो 6 × 10 की पावर 6 × 10 की पावर, देखो यहाँ से 10 की पावर जो है ना, ये अपने पास में 7 है और माइनस का 10 है, तो 10 की पावर माइनस का 3 न्यूटन, ये F की वैल्यू आ गई। और रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, रिपल्सिव फोर्स इन दोनों के बिटवीन वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो 1.2 देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge -0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। आपसे कह रहा है कि दो स्मॉल स्पेयर हैं और उन पर चार्जेस दे रखे हैं। सपोज ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट पर जो चार्ज दे रखा है इस पर दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम्ब, ठीक है। और सेकंड पे दे रखा है माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम्ब, ठीक है। और दोनों के बिटवीन जो है फोर्स की जो वैल्यू है, यहाँ ऑलरेडी फोर्स की जो वैल्यू है वो 0.2 न्यूटन है, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन इसका पार्ट फर्स्ट पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पेयर, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस ये आर की वैल्यू कितनी होगी। आपको ए में तो ये बताना, पहला है ए, तो ए में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। F = K Q1 Q2 अपॉन R²। देखो आर की वैल्यू चाहिए तो R² ऐसा लिख देंगे कि K Q1 Q2 अपॉन F। अब आप इसमें वैल्यूज रखते जाओ। R² K की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। Q1 फर्स्ट जो चार्ज है हमारे पास में 0.4 माइक्रो यानी 10 की पावर माइनस का 6, और सेकंड जो हमारे पास में मैग्नीट्यूड रखना है इसका 0.8 × 10 की पावर माइनस का 6 माइक्रोकूलम्ब है अपॉन F, और F की वैल्यू 0.2। देखो 0.2 से 0.8 को काटेंगे, ये 4 टाइम कटेगा, ठीक है। और इसके साथ में R² आगे आप इसको सोल्व करिए। यहाँ से रखो 9 × देखो आप यहाँ से इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 16 होगा। इसका डेसिमल हटाने के लिए आप नीचे आप 10 ले लीजिए, ठीक है।
और 10 से इसकी एक पावर कम कर देंगे तो 10 की पावर 8 रह जाएगी, ठीक है, 9 की जगह, इंटू यहाँ 10 की पावर प्लस के 8 और यहाँ 10 की पावर कितनी रह जाएगी, देखो माइनस का 6 माइनस 6 माइनस का 12 है, 10 की पावर माइनस का 12 है। सो आर स्क्वायर इक्वल 9 इंटू 16 इंटू 10 की पावर हमारे पास में ऑल ओवर कितने रह जाएगी, 10 की पावर माइनस का 4, ठीक है। आर की वैल्यू चाहिए तो इसको रूट में ले लो, और रूट 9 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, देखो 9 का रूट 3 होगा और 16 का 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 है तो 10 की पावर माइनस का 2 बाहर आ जाएगा। सो आर की वैल्यू होगी 12 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास में 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आर की वैल्यू आ गई, ये हो गया इसका। अब बी में आपसे क्या कह रहा है, इसी का बी आपसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकेंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट स्पेयर। तो फर्स्ट स्पेयर की वजह से सेकंड पर कितना फोर्स लगेगा, फर्स्ट स्पेयर की वजह से सेकंड पर कितना फोर्स लगेगा। देखो दो हमारे पास में दो स्पेयर हैं, दोनों के बिटवीन ये फोर्स वर्क कर रहा है, और एक में हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है, एक पर दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। तो एक्शन रिएक्शन लॉ के अकॉर्डिंग, एक्शन रिएक्शन लॉ ये कहता है कि F12 इक्वल होगा माइनस F21 वेक्टर, यानी फर्स्ट सेकंड पर जितना फोर्स लगाएगा सेकंड भी फर्स्ट पर उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा, बस डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट रहेगी, ठीक है। तो इसका हमारा जो फाइनल जो आंसर होगा, आपसे पूछ रहा है बी में जो हमसे पूछा गया है, बी में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्पेयर पर फर्स्ट के द्वारा सेकंड पर, यानी F21 की वैल्यू क्या होगी, ये भी हमारे पास में जो पहले से दे रखी ना 0.2 न्यूटन, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.3, चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज़ द डायमेंशनलेस। ये चेक करो कि ये जो रेशियो दे रखा है के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी इज़ डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस होगा। और लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, यानी ये रेशियो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमें बताना है। और व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और रिप्रेजेंट करेगा तो उसका डायमेंशन क्या होगा, यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा 1.3, ठीक है। 1.3 में ये गिवन वैल्यू है कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। अब हम लोग ये जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज़ के बीच में लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू होता है कैपिटल G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें G की वैल्यू निकालनी है, तो G इक्वल क्या होगा कि F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। तो G का यूनिट क्या बनेगा, फोर्स है तो न्यूटन, R है डिस्टेंस है तो हम मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, मास इंटू मास तो हम लोग इसको kg स्क्वायर बोल सकते हैं। ये सारी वैल्यूज़ इसमें रखते जाओ। देखो के का जो हमारे पास में न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9, और इसका SI यूनिट्स जो होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू ई चार्ज है तो चार्ज का यूनिट जो है ना कूलम होता है, तो कूलम स्क्वायर अपॉन जी का हमने निकाल लिया है कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू ये हमारे पास में अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ठीक है। और ये एम ई और एम पी दोनों मास है तो kg का स्क्वायर, देखो kg स्क्वायर से kg स्क्वायर कैंसिल और कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और न्यूटन टू मीटर स्क्वायर से न्यूटन टू मीटर स्क्वायर। सो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि इनका जो रेशियो है ना वो 1 आ रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ जो ये जो क्वांटिटी दे रखी है ना, ये डायमेंशनलेस और यूनिट लेस होगी। पहले तो होगी डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस, ना तो इसका कोई डायमेंशन होगा ना ही इसका कोई यूनिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना 1.4, ठीक है। 1.4 में आपसे कह रहा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज़ द क्वांटाइज्ड। कि आपसे कह रहा है कि कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट जो भी है तो उस पर जो चार्ज के लिए कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड रहता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होने का मतलब है कि हम लोग ना तो हम लोग चार्ज को
क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी ना तो बना सकते हैं ना ही उसको नष्ट कर सकते। ठीक है, ये होता है चार्ज बॉडी और चार्ज ऑफ ए बॉडी क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि किसी भी बॉडी या चार्ज बॉडी या ऑब्जेक्ट पर नेट चार्ज होगा ना, वो एक मिनिमम चार्ज यानी ई के इंटीजर मल्टीपल के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग ये जो पॉइंट जो आ रहा है हमारे पास में 1.4, तो इसका फर्स्ट जो है वो इस लेसन में चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ दे रखी है कि हमारे पास में चार्ज क्वांटाइजेशन और चार्ज कंजर्व। ठीक है, ऐसे 3 प्रॉपर्टीज़ है जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में। तो इसका जो हमारे पास में आंसर रहेगा फर्स्ट का, देखो फर्स्ट का जो आंसर रहेगा, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई इन द टर्म एज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जहाँ कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट होगा तो उस पर नेट चार्ज जो होगा ना वो क्यू इक्वल होगा प्लस माइनस एन ई। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है तब नेगेटिव आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तब हमारे पास में पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ में एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और एन इज एनी इंटीजर जो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन की चार्ज की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसमें एक चीज़ और समझो कि कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट है तो उस पर चार्ज इस फॉर्मेट में हो सकता है, ये तो है पॉसिबल, ये पॉसिबल है, यानी चार्ज इक्वल टू 2e प्लस में माइनस का 5e। आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि माइनस का 3e भी हो सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो e के मल्टीपल में जो वैल्यू है वो कंप्लीट नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ जो हम लोग इंटीजर की बात करें ना, ये माइनस का 2 माइनस का 5 प्लस का 7 प्लस का 8 प्लस का 15 प्लस का 75 ये हो सकता है, यानी डेसिमल में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये तो होगा पॉसिबल किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट पर चार्ज। और इम्पॉसिबल क्या होगा कि यही किसी बॉडी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज रहेगा वो ये नहीं हो सकता कि 1.2 × ई। ये तो वो फंडामेंटल चार्ज है ना कि इसका इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, ये तो रहेगा साथ में, इसके साथ में इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, यानी कंप्लीट नंबर होना चाहिए कि 1.2 × ई, 1.5 ई माइनस का 7.4 ई माइनस का 10.2 ई। ये इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट पर चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट जो इसी में पूछ रहा है आपसे, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन द डीलिंग विद द माइक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्ज। कि ये जो चार्ज क्वांटाइजेशन का जो हमारे पास में प्रॉपर्टी है ये लागू नहीं होती है जब हमारे पास में हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारे पास में वो लार्ज स्केल में हो, कि बहुत ज़्यादा हो। इस पोजीशन में हम लोग इसको फॉलो मतलब ये फॉलो नहीं करता है ये प्रॉपर्टीज़। वो क्यों नहीं करता है, इसकी वजह ये होती है कि चार्ज की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, देन इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड से कहीं बहुत कम रह जाता है, तो इसको नेग्लिजिबल मानना पड़ेगा। तो हम लोग इसका बी का जो आंसर है हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू quantization of charge q equal to ne, the charge of the electron is very small compared to higher value of n। ठीक है, therefore it is taken negligible due to which the quantization of the charge is not follow। इस पोजीशन में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, तो आप इसको सही से देख लीजिए, इसका राइट आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है 1.5, तो 1.5 में आपसे कह रहा है कि व्हेन ए ग्लास रोड इज रब विद द सिल्क क्लॉथ। अगर एक ग्लास रोड को रब किया जाता है सिल्क क्लॉथ के साथ में तो चार्ज अपीयर ऑन बोथ, दोनों पर चार्ज अपीयर होगा। ए सिमिलर फिनोमिनन इज ऑब्जर्व विथ मैनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज द कंसिस्टेंट विथ द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि अगर आप ग्लास रोड को रब करते हैं एक सिल्क क्लॉथ के साथ में तो और दोनों पर जब चार्ज अपीयर होगा तो उसके बारे में आपको बताना है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि देखो जब ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को हम लोग नॉर्मली कंडीशन में होते हैं, जब रब नहीं किया तब उन पर चार्ज की जो वैल्यू है ना वो जीरो होती है। लेकिन जैसे आप इन दोनों को जब रब करेंगे आपस में तो किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। अभी जो मैंने बताया कि चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी ना तो बना सकते ना ही नष्ट कर सकते। चार्ज केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है,
तो इसका जो हम राइट आंसर जो हम लोग कह सकते हैं कि 1.5 का, तो 1.5 का जो राइट आंसर रहेगा हमारा, ये ध्यान से देखो, चार्ज इज नॉट क्रिएटेड, चार्ज को ना हम लोग बना सकते और डिस्ट्रॉय ना नष्ट कर सकते, इट इज़ मेरली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इसे केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1.6। देखो 1.6, तो 1.6 में आपसे क्या कह रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेज, 4 पॉइंट चार्जेज हैं, क्यू ए 2 माइक्रोकुलाम, क्यू बी -5 माइक्रोकुलाम, क्यू सी 2 माइक्रोकुलाम और क्यू डी -5 माइक्रोकुलाम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलाम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। आपसे कह रहा है कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर 4 चार्जेज रखे हुए हैं। सपोज ये हमारे पास में ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो ए पर जो चार्ज रखा गया है, ए पर जो चार्ज है ये तो है 2 माइक्रोकुलाम, और बी पर है -5 माइक्रोकुलाम, और सी पर है 2 माइक्रोकुलाम, और डी पर है हमारे पास में 5 माइक्रोकुलाम। ठीक है, 4 चार्जेज रखे हुए हैं। तो इसका सेंटर कहाँ होगा, ये डायगोनल्स आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से यहाँ इसका सेंटर होगा। इस सेंटर पर 1 माइक्रोकुलाम का एक चार्ज रखा हुआ है, तो ये चारों चार्जेज मिलकर के इस पर कितना फोर्स लगाएंगे, ए बी सी डी 4 कॉर्नर पर जो चार्जर रखे हुए हैं ये टोटल इस पर कितना फोर्स लगाएंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, नेट फोर्स F इक्वल टू क्या होगा, 4 फोर्सेज लगा रहे हैं इस पर, F1 F2 प्लस F3 प्लस F4, इन सब का एडिशन हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग अगर हम लोग ए वाले चार्ज की अगर बात करें कि यहाँ हमारे पास में पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों में रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, तो इस ए पॉइंट पर रखे हुए चार्ज के द्वारा इस पर लगाया गया जो फोर्स है ना, वो होगा Fe। ठीक है, अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आओ, ये डिस्टेंस सेम रहेगी, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ये रहेगी, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगी, ये 2 माइक्रोग्राम, ये भी 2 माइक्रोग्राम है। ठीक है, तो जितना फोर्स ये ए पॉइंट पर रखा हुआ चार्ज इस पर लगा रहा है ना, उतना ही सी पॉइंट पर रखा हुआ चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये पॉजिटिव, दोनों में रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा, तो ये होगा Fc। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो Fc की जो वैल्यू है वो -Fa के इक्वल होगी, यानी कि Fc और Fa दोनों इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऐसे देखो, बी पॉइंट पर रखा हुआ जो चार्ज है -5 माइक्रोकुलाम, ये 1 माइक्रोकुलाम पर कितना फोर्स लगाएगा, देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा इसको मैं कह रहा हूँ Fb। ठीक है, अब देखो ये -5 माइक्रोकुलाम, इधर भी -5 माइक्रोकुलाम, जितने सेंटर से ये डिस्टेंस है उतने सेंटर से ये डिस्टेंस होगी, तो उतना ही फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव से अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, तो इसमें जो फोर्स लगेगा इसको मैं कह रहा हूँ Fd। अब इसमें भी एक चीज़ नोटिस करो कि Fb और Fd कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है हमारे पास में Fd, ये इक्वल होगा -Fb के। ठीक है, डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप इससे पुट कर दो, सो नेट फोर्स कितना आएगा, F इक्वल टू F1 यानी Fa कह दीजिए, Fa प्लस Fb, इसको आप A, इसको B, इसको C और इसको D कह दीजिए। ठीक है, Fb, तो Fb की जो वैल्यू हमारे पास में देखो यहाँ से Fa रह गया और इसके साथ में हमारे पास में Fb, तो Fb जो है ना हमारे पास में, ये Fb किसके इक्वल होगा, यहाँ से देखो Fb -D के इक्वल होगा, -Fb प्लस Fc, तो यहाँ से देखो Fc, ये Fc जो रहे हमारे पास में Fc ये -A के इक्वल होगा, यहाँ से देखो -Fa, और एक लास्ट रह गया हमारे पास में Fd। ठीक है, तो ये प्लस का Fd। ठीक है, ये प्लस Fd माइनस Fd प्लस का Fa माइनस का Fa, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो नेट फोर्स जो होगा ना हमारे पास में 0 होगा।
यानी कि ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, नेट फोर्स यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास में 0 होगा। नेक्स्ट जो अपना जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 1.5, ठीक है, यहाँ से देखो 1.7 नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स इज ए कंटिन्यूस कर्व। आपसे कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स ये कंटिन्यूस कर्व होती है, दैट इज द फील्ड लाइन्स कैन नॉट हैव द सडन ब्रेक, वाई नॉट। कि आपसे कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स ये कंटिन्यूस कर्व लाइन होती है, सो ये जो फील्ड लाइन जो है ना वो सडनली ब्रेक नहीं हो सकती, यानी बीच में से टूट नहीं सकती। अब इसका आंसर क्या रहेगा, देखो मैं इसे आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी कर्व लाइन है, जैसे ये कोई भी कर्व लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर, जैसे पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ की ना, यहाँ ऐसे टेंजेंट ड्रॉ की, तो इस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक। अब अगर सपोज ये लाइन यहाँ से ब्रेक होती, काश मान के चलो कि ये जो लाइन है अगर ये यहाँ से कट होती, सपोज ये इस प्रकार से ये कट होती यहाँ से, ये लाइन नहीं होती, तो क्या हम लोग इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए कोई भी कर्व लाइन जो है ना वो सडनली ब्रेक नहीं हो सकती, बीच में से कट नहीं सकती, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आप लिख पाएंगे 1.7 का ए। ये देखो 1.7 का ए देखो कि ए टेंजेंट ड्रॉ ऑन ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पर एक टेंजेंट जो है ना वो ड्रॉ करती है, ड्रॉ करने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि एक टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के ऊपर अगर ड्रॉ करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर। सो इसलिए ए फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव द सडन ब्रेक, इसलिए कोई भी फील्ड लाइन सडनली ब्रेक नहीं हो सकती, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट रिप्रेजेंट एट दैट पॉइंट, जिसकी वजह से हम लोग उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, आप आराम से देख लीजिए, ये इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है इसका बी पार्ट देखो, इसी का बी पार्ट, एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। कि कोई भी फील्ड लाइंस, दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती है? देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बी जो है ना, सपोज एक फील्ड लाइन हमारे पास में ये है, फर्स्ट है, दूसरी जो फील्ड लाइन है ना वो हमारे पास में ये है, सेकेंड, दो फील्ड लाइन है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट पी है। अगर मैं फर्स्ट लाइन पर यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये E1 की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। अब ये सेकंड जो है ना इसका ये पॉइंट, तो इस पॉइंट पर आप फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक ही पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई, जो कभी पॉसिबल नहीं होती है कि किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए दो कोई भी फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ना उस प्रकार से ये होगा, ये देखो आप, इसका राइट आंसर जो रहेगा, बिकॉज क्योंकि यदि इफ़ दे इंटरसेक्ट इस इधर, यदि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, देन टू फील्ड लाइंस, दो फील्ड लाइंस कुड बी ड्रॉ एट दियर इंटरसेक्शन पॉइंट, तो वहाँ दो फील्ड लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं, दोज रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ दो फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं होगा, जैसा कि यहाँ डायग्राम में बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना होगा 1.8 अगला जो क्वेश्चन है अपना 1.8 में आपसे कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेज क्यू ए इक्वल टू 3 माइक्रोकुलाम, क्यू बी इक्वल टू माइनस का 3 माइक्रोकुलाम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। आपसे कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेज है, पहला जो पॉइंट चार्ज है, पहला जो है वो 3 माइक्रोकुलाम और दूसरा है माइनस का 3 माइक्रोकुलाम, ठीक है, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं, यहाँ जो एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं। अब आपसे पूछ क्या रहा है इसमें, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी एट मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट पर, यहाँ मिड पॉइंट ओ कह रहा है, मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी जॉइनिंग द टू चार्जेज ए और बी,
यहाँ कह देता हूँ ए और बी लाइन को ज्वाइन जो कर रहे हैं ना, ए बी दो ज्वाइनिंग लाइन है ना ए बी, तो इसके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब एक चीज़ नोटिस करो आप, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, उसको हम लोग इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे कि E इक्वल टू पहले ए पॉइंट पर रखे हुए चार्ज ई ए और बी पर रखे हुए चार्ज ई बी, इन दोनों के एडिशन कर देंगे। अब डायरेक्शन क्या होगी, पहले डायरेक्शन डिसाइड करो। देखो ए पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ओ पर जो डायरेक्शन होगी ना ई ए की, ये आउटवर्ड, इससे आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है, ई ए, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से ओ पॉइंट पर, तो नेगेटिव चार्ज में डायरेक्शन होती है इनवर्ड, तो इसके इनवर्ड इसी डायरेक्शन में होगी ई बी, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, तो दोनों का एडिशन कर देंगे हम लोग। अब दूसरा एक पॉइंट और देखो कि यहाँ से मिड पॉइंट 10 सेंटीमीटर पर है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर पर है, और यहाँ से दूसरा जो चार्ज है ना, ये भी कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पर, ठीक है। डिस्टेंस दोनों का सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से ओ पॉइंट पर बनेगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेकंड चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर बनेगा। तो किसी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि E इक्वल टू, ये रख दीजिए कि K इंटू फर्स्ट जो चार्ज है हमारे पास में 3 इंटू 10⁻⁻⁶। देखो पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस हमारे पास में 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर 10⁻⁻1 मीटर में कन्वर्ट करो इसको, ठीक है। प्लस सेकंड जो चार्ज है उसकी वजह से, सेकंड चार्ज की वजह से यहाँ इस पॉइंट पर के क्यू अपॉन आर, के क्यू की वैल्यू वही 3 इंटू 10⁻⁻⁶। देखो -3 नहीं लिखना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है आपको ना, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻1, ठीक है। आप इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये दोनों सेम है, तो ट्वाइस हो जाएगा ना कि 2 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, और 10⁻⁻1 का स्क्वायर, ठीक है। सो ई इक्वल, अब इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में 9 3 जा 27 और 27 2 जा 54 इंटू 10 की पावर कितनी होगी, यहाँ से देखो 10 की पावर प्लस का तो 9 है, इंटू 10 की पावर ये माइनस का 2 और माइनस का 4 माइनस का 6, तो यहाँ माइनस का 4 रह जाएगा। सो फाइनली जो ई की वैल्यू है ना वो 54 इंटू 10 की पावर प्लस का 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस मिड पॉइंट पर। अब इसी का बी आपसे क्या कह रहा है, देखो बी, और देखो इसका बी आपसे कह रहा है कि इफ़ द नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम इज प्लेस एट दैट पॉइंट, अगर इस पॉइंट पर, इस ओ पॉइंट पर ये चार्ज रख दें जो नेगेटिव चार्ज है, व्हाट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, तो ये टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो ये है चार्ज हमारे पास में 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ए रह गया, ये हमारा पॉइंट बी रह गया, और ये हमारा मिड पॉइंट ओ है। हम बी कर रहे हैं ना, यहाँ चार्ज की जो वैल्यू है 1.5 इंटू 10 की पावर कितने दे रखी है, 10⁻⁻9, 10⁻⁻9 कूलम, ये इतना चार्ज कर रहा है। तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज रखने पर इस पर कितना फोर्स लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो अब इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है। तो F इक्वल टू चार्ज की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻9 इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है हमारे पास है 54 इंटू 10⁻5, 54 इंटू 10⁻+ का 5, ठीक है। और इसको जब आप सोल्व करेंगे, ये हमारे पास में 1.8 चल रहा है, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में जो वैल्यू आएगी, तो ये होगी 54 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 इंटू 10 की पावर, यहाँ से होगी हमारे पास 10⁻⁻4, तो फाइनली F इक्वल टू 8.1 इंटू 10⁻⁻3 देख सकते हैं आप न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा इस पर, ठीक है। और डायरेक्शन होगी अलोंग ओ ए, अलोंग ओ ए, ओ से ए की डायरेक्शन में, देखो ओ से ए की डायरेक्शन में, क्योंकि ये नेगेटिव था, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज था, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो कि अपना क्वेश्चन है
1.9, तो 1.9 में आपसे कह रहा है कि ए सिस्टम हैज़ द टू चार्जेज, एक सिस्टम की दो चार्जेज 2.5 इंटू 10⁻⁷ और क्यू बी इक्वल टू माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁷ लोकेटेड एट ए पॉइंट ए 0 माइनस 15 सेंटीमीटर और बी दे रखा है 0 प्लस 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। देखो ये कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं ना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि जेड कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक्स और वाई 0 है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे 1.9, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो आप। तो डायग्राम में मैं आपसे कह देता हूँ कि ये हमारे पास में ये जेड मान लो, आप इसको वाई मान लो और इसको आप एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो इसको आप नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा लीजिए, ये हमारा ओरिजिन रह गया। अब आपसे कह रहा है कि एक तो क्यू ए, ठीक है, क्यू ए और ये है क्यू बी। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0 -15 देखो ये जेड प्लस में जेड नेगेटिव इस डायरेक्शन में होगा, तो यह मान लो ये हमारे पास में 0 -15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारे पास में। और ये तो रह गया ए पॉइंट रह गया। अब बी में आपसे क्या कह रहे हैं, ये रहे 0 प्लस 15, तो प्लस 15 है ना, ये प्लस जेड एक्स डायरेक्शन में यहाँ होगा 0 प्लस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हमारा बी पॉइंट रह गया। ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। आप ये मत समझो कि यहाँ पे -15 दे रखा है, तो ओ से ए से ओ तक की जो डिस्टेंस है ना वो 15 सेंटीमीटर और ओ से बी तक ये 15, तो 15 कितने हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ये फर्स्ट चार्ज रह गया, ये सेकंड चार्ज रह गया, ठीक है। तो चार्ज की जो वैल्यू दे रखी है ना, एक तो दे रखी है 2.5, ठीक है, 2.5 इंटू 10⁻⁷ ये है 2.5 इंटू 10⁻⁷। यहाँ कह रहा है माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो ये एक हमारे पास में डाइपोल बन गया कि डाइपोल क्या होता है कि सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर वाले दो चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हो, तो एक डाइपोल बन सकता है, ये डाइपोल बन गया। तो डाइपोल के दोनों दो पॉइंट ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो 30 सेंटीमीटर है। आप इसको 2a कह सकते हैं अगर ये डाइपोल मानो तो आप इसको, ठीक है। यानी 2a की जो वैल्यू है ना ये हमारे पास में 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 30 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। और चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, ये कह रहा है कि व्हाट आर द टोटल चार्ज। एक तो टोटल चार्ज क्या होगा, तो डाइपोल का टोटल चार्ज तो 0 होता है भाई, प्लस का 2.5 इंटू 10⁻⁷ और माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁷। तो क्यू नेट क्या होगा, दोनों का जब एडिशन करेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁷ और माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁷, तो टोटल चार्ज 0 हो जाएगा, नेट चार्ज 0 रहेगा, ठीक है। एंड इसके साथ में और आगे क्या कह रहे हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। इसका डाइपोल मोमेंट पी की वैल्यू क्या होगी। देखो डाइपोल मोमेंट पी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पी इक्वल टू होता है क्यू इंटू 2e, कि एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस का जो मल्टीपल होता है डाइपोल मोमेंट पी होगा। पी इक्वल टू एक चार्ज का मैग्नीट्यूड 2.5 इंटू 10⁻⁷ 2a डिस्टेंस देखो 30 सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻2 है ना, यहाँ से लीजिए, तो 30 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। सो पी की वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू देखो ऐसे 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, और ये हमारे पास में 0 आ गया, एक के बाद में डेसिमल आ जाएगा, इंटू 10⁻7 और 2 माइनस का 9, ठीक है। ये हमारे पास में पी की वैल्यू आ गई है। पी की वैल्यू होगी कितनी 75 इंटू 10⁻⁻9, और यूनिट क्या होगा चार्ज इंटू डिस्टेंस, देखो कूलॉम इंटू मीटर, ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है 1.10, तो 1.10 में क्या कह रहा है आपसे, 1.10 में कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट पी, एक डाइपोल मोमेंट पी दे रखा है, तो 1.10, ठीक है। तो 1.10 में आपसे कह रहा है कि डाइपोल मोमेंट पी की वैल्यू दे रखा है, डाइपोल मोमेंट पी की वैल्यू ये 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलॉम इंटू मीटर, ठीक है, इज अलाइन एट 30 डिग्री with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 into 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. देखो इसमें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन है
इसके साथ में 30 डिग्री एंगल बना कर एक डाइपोल को रखा गया। सपोज ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। यहाँ जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल ये है 30 डिग्री। तो अब पूछ रहा है कि इस पर टॉर्क कितना लगेगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी भी डाइपोल को अगर रखेंगे तो टॉर्क की जो वैल्यू होती है ना, टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो होती है पी ई साइन थीटा। पी ई साइन थीटा। पी डाइपोल मोमेंट है, ये दे रखे हैं, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो वैल्यू है ना, वो क्वेश्चन में पहले से गिवन अपने पास में 5 × 10⁴ 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और थीटा ऑलरेडी 30 डिग्री दे रखे है, तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो इक्वल टू पी की वैल्यू 4 × 10⁻⁹ और ई की वैल्यू 5 × 10⁴ इंटू साइन थीटा की वैल्यू 30। तो आगे आप इसे सोल्व करिए। 4 × 5 × 10 कितनी होगी, यहाँ से देखो माइनस का 9 और प्लस का 4, तो माइनस का 5 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। 2 की टेबल से काटेंगे तो 2 टाइम कटेगा, और 5 टू जा हमारे पास में 10, तो 10⁻1 इंटू 10⁻⁻⁴। तो फाइनली जो वैल्यू होगी 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴, ये टो की वैल्यू, ठीक है, 10⁻⁻⁴। तो और अब इसके साथ में इसका यूनिट रख सकते हैं। तो देखो यूनिट क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, ये इसका फाइनल यूनिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में। बाकी के सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दे दी जाएंगे ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक पॉलीथीन पीस है रब विद द वूल। एक पॉलीथीन पीस को रब किया जाता है वूल के साथ में, ऊन के साथ में। इज़ फाउंड टू हैव द नेगेटिव चार्ज 3 × 10⁻⁷। देखो 1.11 दे रखा है। एक तो कह रहा है वूल, ठीक है, और एक है पॉलीथीन। वूल और पॉलीथीन दो है, दोनों को आपस में रब किया जाता है। दोनों को आपस में रब करेंगे तो आपसे कह रहा है कि रब विथ वूल इज़ फाउंड हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि वूल जो है ना, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, वो कितना 3 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है, ये इतना चार्ज आता है। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच, यानी कि आपसे पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ कि कौन इलेक्ट्रॉन किससे किस पर ट्रांसफ़र हुई। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। देखो कि जो बॉडी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स जो ना, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है ना, वहाँ हमारे पास में पॉजिटिव आएगा। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा ना, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। तो वूल जो है, वूल पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वूल पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब वूल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स पॉलीथीन से वूल पर आएंगे। तो चार्ज क्वांटाइजेशन क्या कहता है कि चार्ज Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस NE। आपको N की वैल्यू निकालनी है, तो N इक्वल टू होता है Q/E, ठीक है। तो Q की वैल्यू -3 × 10⁻⁻⁷, ठीक है। और E इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹, माइनस में से प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जब डिवाइड करेंगे N इक्वल टू, देखो 3 को 1.6, तो 1.6 को आप अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मान सकते हैं। तो 2 टाइम डिवाइड होगा, और इंटू 10 की पावर, तो 7 पावर यहाँ से कम हो जाएंगी। तो 7 पावर 9 में से 7 कटेंगे 2, तो 10 की पावर माइनस का कितना होगा, देखो यहाँ से 10 की पावर -12 है, तो ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का 12 है, ठीक है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अच्छा, इसके साथ में एक लास्ट क्वेश्चन और कह रहा है, ये तो हमारा ए रह गया इसका, ठीक है। बी में क्या कह रहा है, इज देयर ए ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम द वूल टू पॉलीथीन। वूल से पॉलीथीन पर कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। वूल से पॉलीथीन पर कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा। तो आपसे कह रहा है कि वूल से पॉलीथीन पर इज देयर ट्रांसफ़र ऑफ द मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि पॉलीथीन पीस रब विद द वूल इज़ फाउंड हैव ए नेगेटिव चार्ज। अच्छा, नेगेटिव चार्ज हमारे पास में रहेगा पॉलीथीन पर, कह रहा है, सॉरी, ये जो चार्ज रहेगा हमारे पास में पॉलीथीन पर रहेगा, पॉलीथीन पर 3 × 10⁻⁻⁷, ठीक है। तब इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो वूल से किस में आएंगे, पॉलीथीन में आएंगे, वूल से पॉलीथीन में। आप इसको आराम से देख लीजिए कि वूल पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, पॉलीथीन, इस पर नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो
इलेक्ट्रॉन जब वूल से पॉलीथीन में आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो वूल से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा आएंगे उतना मास इस पर ट्रांसफ़र होगा। तो कितना मास ट्रांसफ़र होगा? तो मास ट्रांसफ़र के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि डेल एम इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू एक इलेक्ट्रॉन का मास। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हमने फाइंड कर लिया 2 इंटू 10⁻12 और एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना वो 9.1 इंटू 10⁻31। और आप इसको जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से जो फाइनल जो वैल्यू होगी वो होगी 18.2 इंटू 10⁻31 और प्लस का 12 है तो ये होगा माइनस का 18। ठीक है, आप इसको अप्रोक्सीमेटली जो एनसीईआरटी बुक है ना वो इसको ये बोल रही है कि ये 18.2, ठीक है 18.2 है ना, आप इसको ये मान सकते हैं सॉरी 1.8 के अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी 1.8। ठीक है, तो ये 2 इंटू 10⁻−18 kg, यानी बहुत ही स्मॉल मास होगा, बहुत स्मॉल मास होगा। ठीक है, यहाँ लीजिए आप। बाकी के जो सॉल्यूशंस होंगे नेक्स्ट वीडियो में डाल दी जाएंगी 1.12 से आगे के जितने भी हैं। तो बाकी आप चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें।